सो हे गाइस, फाइनली आ चुकी है हमारी मच अवेटेड सीरीज जिसका नाम है टेल्स ऑफ द हर्डिंग गॉड्स। और ये कहानी होने वाली है हमारे हीरो मूचिन की, जो कि अंधकार से भरी हुई इस दुनिया में अचानक से ही आ जाता है एक गांव के अंदर, जहां पर अब वो कैसे बड़ा होता है और कैसे बनता है गॉड, हमें ये कहानी के अंदर दिखाया जाएगा। सो इस कहानी की शुरुआत होती है हमें एक डांसू नाम के एरिया को दिखाते हुए, जहाँ पर एक बहती हुई झील के अंदर हम बैठे हुए देख पाते हैं दो डीमंस को, जिन लोगों को तभी अचानक से ही आवाज आने लगती है किसी बच्चे के रोने की, जो किसी बहती हुई धारा के साथ में बहते हुए आ रहा था, जिसको रखा गया होता है एक टोकरी के अंदर और उसके ऊपर लगा हुआ था एक पेंडेंट, जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। लेकिन वो बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। ये टोकरी जैसे जैसे करके आगे बढ़ रही थी, उसके सामने आने वाली बाधाएं भी अपने आप ही हट जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ हम उस बच्चे के पीछे से आते हुए देख पाते हैं कुछ डार्क एनर्जी को, मानो जैसे वो काफी देर से उसका पीछा करते हुए आ रही हो। लेकिन उस बच्चे के पास में वो ग्लोइंग और पावरफुल पेंडेंट होने की वजह से ना तो कोई डार्क एनर्जी उसको टच कर सकती है और ना ही कोई डीमन उसको टच कर सकता है। पानी के नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल परी उस टोकरी को खींच कर ले जा रही हो। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कुछ बूढ़े एल्डर्स के गांव को, जो कि इसी बच्चे को अपने पास में लेकर आ चुके थे। लेकिन उनमें से किसी भी एल्डर को ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये बच्चा इतनी ज्यादा डेंजरस डार्कनेस से बाहर कैसे आ गया, क्योंकि वहाँ पर तो इस नाजुक से बच्चे की हड्डियाँ तक नहीं बचनी चाहिए थी। उन्हें यकीन नहीं होता कि इस डार्कनेस से किसी का जिंदा आना क्या ये पॉसिबल भी है। वो कहने लगते हैं कि कहीं ये बच्चा कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। एक दूसरे एल्डर जो कि बोल नहीं सकते थे, वो इशारों से ये बताने लगते हैं कि नहीं, ये बच्चा कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि इसके गले में ये जो जेड पेंडेंट डला हुआ है वो एकदम पावर्स को रखता है हमारे गांव के स्टोन स्टैचू के ही जैसे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये बच्चा इतनी ज्यादा खतरनाक डार्कनेस से भी जिंदा निकल के आया। ये बताते हैं कि इस जेड पेंडेंट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। लेकिन ये छोटा सा बच्चा अभी भी बहुत ही जोरों के साथ में रोए जा रहा था। तो एक एल्डर को गुस्सा आता है और वो बहुत ही जोरों से अपने हाथों को मार देते हैं टेबल से, जिसकी वजह से ये छोटा सा बच्चा रोते हुए हवा में उछल चुका था। यहाँ तक कि वो एल्डर तो दोबारा से उसी बच्चे पे ही हिट कर देता है, जो कि जैसे दीवार से टकराने वाला था तो फिर तभी एक ग्रैंडपा उसको बचा लेते हैं। ये कहने लगते हैं कि हम सभी के सभी लूजर्स हैं और हम सभी को मजबूरन रहना पड़ रहा है इन बर्बादियों में। जरा ये सोचो कि हम लोग एक दूसरे को संभालने में कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आखिर हम लोग एक छोटे से बच्चे को कैसे ही पालेंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इसको वहीं पर भेज दें जहाँ से ये आया है। एक एल्डर कहने लगता है कि कैसा रहेगा अगर मैं इस बच्चे को यहीं पे ही शांत कर दूं। इसको खत्म करने के लिए वो भेज देता है अपने एक सेंटीपीड को। लेकिन तभी वहाँ पर हम देख पाते हैं ग्रैंडमा को, जो कि गुस्से के साथ में ये कहने लगती है कि आज से वो बच्चा मेरा है और अगर किसी ने भी उसको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरे पास में गाय है जिसके दूध से मैं इसको पालूंगी। बच्चे को पालने के लिए मुझे तुम में से किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। और वो उस बच्चे को लेके पहुँच जाते हैं विलेज के हेड के सामने और ये पूछते हैं कि मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हेड ये कहने लगते हैं कि इस गांव के अंदर हम में से जितने भी हैं, इनमें से हर कोई किसी न किसी तरीके से तो डिसेबल है ही, लेकिन अब क्योंकि हमें मिला है एक बहुत ही हेल्दी बच्चा, तो हमें इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। तो एक एल्डर कहते हैं कि ठीक है, अगर आप भी यही चाहते हो तो आपको ही खुद से इस बच्चे को एक अच्छा सा नाम भी दे देना चाहिए। हेड ये कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं इस बच्चे को नाम देता हूँ मूचिन। और ये नाम यहाँ पर सभी के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था। चीफ कहते हैं कि आज के बाद से इस बच्चे को बुलाया जाएगा मूचिन के नाम से। और ये बच्चा भी ये खुशी भरा माहौल देखकर खुश होने लगा था। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में उसी ग्रैंडमा को दिखाया जाता है, जो कि अपना कोई जरूरी काम कर रही थी। जिसके पीछे एक टोकरी के अंदर उसने रखा हुआ होता है चिन्मो को, जिसके पास में तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क एनर्जी पहुंचने वाली थी उस बच्चे को मारने के लिए। जो नजारा देखकर वो बच्चा तो खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन जो ग्रैंडमा होती है वो बहुत ही ज्यादा शातिर होती है, क्योंकि उन्होंने उस डार्क एनर्जी को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि वो होती है एक डीमन लेडी, जो कि स्पेशली यहाँ पर मारने के लिए आई होती है चिन्मो को। जिसके बाद से अब यहाँ से चिन्मो का बचपन शुरू हो चुका था। यहाँ पर ये जितने भी ग्रैंडपास होते हैं उनमें से हर कोई ध्यान रखता है चिन्मो का। जब एक ग्रैंडपा चिन्मो को उठाता है तो उसके चेहरे को गीला कर देता है। इसके साथ साथ हमें चिन्मो के साथ में होती हुई और भी कई सारी एडवेंचरस चीजें भी दिखाई जाती हैं। हम देख पाते हैं कि चिन्मो किसी वजह से डूबने वाला था पानी के अंदर, जहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर खाने वाला था, लेकिन उसको बचा लेता है एक कमल का फूल। इसकी वजह से चिन्मो काफी ऊंचाई पर हवा में जा चुका था और वो वहीं से लुढ़कते हुए आने लगता है पानी की बूंदों के अंदर। इसके ब्रेक होने की वजह से अब चिन्मो नीचे आ जाता है और वो घुटनों के बल चलते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स भी रहते हैं, जिनमें से अगर किसी ने भी गलती से भी चिन्मो को टच कर लिया तो चिन्मो की जान भी जा सकती है। लेकिन इतनी आसानी के साथ में मरना ये तो चिन्मो की किस्मत में नहीं था, बल्कि वो तो इन्हीं डेंजरस क्रिएचर्स के साथ में
में खेलने भी लगता है। इसके बाद अब हमें अगला सीन दिखाई देता है जहाँ पर सभी के सभी एल्डर्स देखते हैं कि चिन्मू पहुंच चुका है एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर, जहाँ से फिसलने की वजह से वो गिरने वाला था नीचे। जो चीज देख के तो सभी ग्रैंड पास की तो सांसें ही अटक गई थी, लेकिन चिन्मू को हवा में गिरते हुए और झूलते हुए बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। लेकिन तभी हवा में फ्लोट करते हुए चिन्मू को पकड़ लिया होता है एक ईगल ने, जैसे कि उसको तुरंत ही बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं ग्रैंडपा। लेकिन चिन्मू को परेशान कर देता है, जिससे कि वो ईगल उसको ले जाकर फेंक देती है अपने घोंसले के अंदर ताकि उसके बच्चे चिन्मू को खा सकें। लेकिन चिन्मू तो इतना ज्यादा शरारती होता है कि उस घोंसले से भी नीचे गिरने लगा था, जहाँ से गिरते हुए अब चिन्मू बड़ा भी होते जा रहा था। अपने बचपन को क्रॉस करते हुए पहुंच चुका होता है अपने टीनेज में, और अब चिन्मू अपने टीनेज में आने के बाद ढूंढने का काम करता है औषधियों को। लेकिन ये जो जगह होती है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ चिन्मू भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगहों से औषधियों को ढूंढता है। औषधियों को ढूंढते हुए अब चिन्मू पहुंच चुका होता है स्टोन स्टैचू के सामने, जिसके रहस्य को आज तक चिन्मू जान भी नहीं पाया था। लेकिन तभी अचानक से ही यहाँ पर चारों तरफ ही फैलने लगती है डार्कनेस, जिसके बारे में चिन्मू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये क्या होने लगा। लेकिन वो जैसे ही एक स्टोन को टच करता है तो सारी की सारी चीजें पहले जैसे ही हो जाती हैं। काफी सारे छोटे छोटे स्टोन्स जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे वो भी नीचे आ जाते हैं। चिन्मू को डर लगता है, इसी वजह से वो तुरंत ही यहाँ से जा भी चुका था, जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ के कलेक्ट करता है काफी सारी औषधियों को। और यहाँ का ये जो रूइंस वाला एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी नजर आ रहा था, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा खतरनाक और स्कैरी बीस्ट रहते हैं। कोई भी बिना स्किल्स वाला बंदा यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। चिन्मू भी काफी ऊंची चट्टान पे चढ़ के मस्ती करने लगा था, जिसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है चिन्मू को उसके ही घर पर। और बाहर की तरफ में जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे थे वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी थे, जिसके विजन्स को देखते हुए तभी अचानक से ही आँख खुल जाती है चिन्मू की। ग्रैंडमा से ये कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बाहर की तरफ औषधियों को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम बाहर के अंधकार में सो कैसे सकते हो। अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगी। इस बात के बारे में तो चिन्मू को भी पता नहीं होता कि आखिर इसके साथ में एक्चुअली में हुआ क्या था। जिसके बाद अब अगले दिन जब चिन्मू जा रहा होता है विलेज चीफ ग्रैंडपा के साथ में, और वो उनसे ये कहने लगता है कि आप हमेशा ही डार्कनेस के बारे में बातें करते रहते हो, क्या मुझे बताओगे कि क्या डार्कनेस में कोई ऐसी चीज है जो कि मूव करती हो, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में मुझे जानना जरूरी हो। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो कि किसी इंसान को ही निगल जाए। हमारे यहाँ के जंगल में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मुझे बताइए जरा उनके बारे में। तो चीफ कहने लगते हैं कि देखो बच्चे, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो क्या है। जब तक हमारे पास में और हमारे साथ में स्टोन स्टैचूज रहेंगे, ना तो कोई डार्कनेस इस विलेज में आ सकती है और ना ही कोई स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर आ सकता है। जैसे कि चिन्मू उनसे कहने लगता है कि फिर तो आप मुझे स्टोन स्टैचूज के बारे में बताइए, उनका आखिर यहाँ पर होने का मतलब क्या है और वो डार्कनेस को कैसे रोक लेते हैं। जैसे कि चीफ इसके मुंह को शांत कराते हुए कहने लगते हैं कि हमारे डाजू के अंदर बहुत ही सारे सीक्रेट्स भरे पड़े हैं, जिनके बारे में जानते जानते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि तुम्हें बढ़ती जिंदगी के साथ में सब कुछ पता चल जाएगा। चिन्मू कहता है कि ठीक है चीफ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जिसके तुरंत ही बाद वो अपनी गाय के ऊपर बैठता है और यहाँ से जाने लगता है, और वो ये कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ गायों के झुंड के पास में। ग्रैंडमा चिन्मू से कहती है कि अंधेरा होने से पहले तुम वापस आ जाना। जिसके जाने के बाद अब ग्रैंडमा ये कहने लगती है कि इतने साल हो गए, लेकिन हमें चिन्मू की बॉडी के अंदर कोई भी पावर अवेकन होते हुए नजर नहीं आई है। वो अपने चीफ से ये कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा चिन्मू एक नॉर्मल ह्यूमन हो जिसके अंदर कल्टीवेशन करने की भी शक्ति ना हो, और वैसे भी नॉर्मल पर्सन के पास में अपनी जिंदगी को बचाने के ज्यादा चांसेस नहीं होते। और ऊपर से हम सब ये जानते हैं कि हमारा ये डाजू कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर ये बच्चा बिना पावर्स के कब तक और कैसे सरवाइव कर पाएगा। फिर इस विलेज के फार्मासिस्ट ये बताने लगते हैं अगर मुझे कहीं से 4 स्पिरिट्स का ब्लड मिल जाए तो हो सकता है कि हम चिन्मू की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को भी अवेकन कर सके। लेकिन ये चीजें कहने में जितनी आसान होती हैं एक्चुअली में उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि चिन्मू के साथ में एक बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला था। अभी हम चिन्मू को देख पाते हैं जो कि अपनी गाय के ऊपर बैठकर जा रहा था और बंसी बजाते हुए जा रहा था। जिसके साथ साथ हमें यहाँ पर और भी कई सारे लिटिल क्रिएचर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि इस जगह की ब्यूटीनेस और डेंजरसनेस को दिखा रहा था। चिन्मू ये सोचे लगता है कि डाजू के बाहर ये जो अंधकार फैला हुआ है, फिर वहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है जिसके बारे में मेरे गाँव वाले मुझे बताना नहीं चाहते। और साथ ही साथ वो स्टोन स्टैचूज को भी देखता है जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन पूरी सी मोमेंट पर वहाँ से वो गाय दौड़कर भागने लगती है। चिन्मू उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसके चक्कर में उसकी पूंछ के काफी सारे बाल भी निकल जाते हैं। चिन्मू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसे ये क्या हो गया। इसलिए वो उस गाय से कहता है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा विलेज के अंदर। जब उस गाय के पीछे भागते हुए जा रहा था तो फिर तभी वो अचानक से ही रुक गई थी। चिन्मू को अचानक से ही किसी की आवाज
बताने लगती है जो कि उससे मदद मांग रही थी। चिन्मू जब गौर करता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये जो उसके साथ में गाय है वही बोलने लगी है और वो उससे कहती है कि चिन्मू मुझे बचा लो। चिन्मू को कुछ सही समझ में नहीं आता कि अचानक से ही ये गाय बोलने कैसे लगी। गाय कहती है कि चिन्मू तुमने बचपन से ही मेरा दूध पिया है, इसकी वजह से तुम मुझे अपनी माँ तो मान ही सकते हो और अब बारी आ चुकी है मेरी सहायता करने की, क्योंकि केवल तुम ही हो जो कि मुझे बचा सकते हो। चिन्मू सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसको इस गाय को किस चीज से बचाना होगा। तो वो गाय बताने लगती है कि तुम ध्यान से देखो, मेरे हेड के ऊपर तुम्हें दिखाई देगी एक सिल्वर नीडल जिसको मेरे हेड पर लगे हुए हो चुके हैं पूरे 11 साल में। बस एक ही काम करना है जो कि है सिल्वर नीडल को मेरे हेड से निकालना। इसको देखकर चिन्मू कहने लगता है कि इसको मेरी ग्रैंड माँ ने लगाया था, आखिर मैं कैसे निकाल सकता हूँ। जरूर से उन्होंने ये किसी जरूरी काम के लिए ही लगाई होगी। वो गायब चिन्मू को ब्लैकमेल करने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है, तुम्हें बड़ा किया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि वो अपने आंसुओं को बहाते हुए चिन्मू को और ज्यादा इमोशनल कर देती है, जिसकी वजह से फिर कुछ समय तक सोचने के बाद चिन्मू डिसाइड करता है कि ठीक है अब उसको ये नीडल निकाल ही देनी चाहिए। इसको वो पकड़ता है और उस नीडल को फाइनली बाहर निकाल ही देता है। लेकिन चिन्मू को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि नीडल के निकलते ही उस गाय के हेड में से खून निकलता है और उसकी आंखों में से भी खून निकलने लगता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी अचानक से ही पैरालाइज हो जाती है और वो नीचे भी गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस गाय की पूरी बॉडी को ही किसी डीमन ने पजेस कर लिया हो। चिन्मू उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। अभी पर वो देख पाता है कि इस गाय की बॉडी में काफी सारी हलचल होने लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर आ गया हो, जो कि अपने आप को डेवलप कर रहा हो और उस गाय को अंदर से ही खा रहा हो, जिसके फिर अगले ही पल और भी ज्यादा खतरनाक चीजें होने लगती हैं। उसके पेट को फाड़ते हुए अब बाहर आने लगती है एक डीमन, जिसने न्यू की बॉडी को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से फाड़ के रख दिया था। वो डीमन लेडी बाहर आती है और ये कहने लगती है कि मुझे हो चुके हैं पूरे 11 साल इस जानवर के अंदर रहते हुए, क्योंकि असल में ये वही डीमन लेडी होती है जो कि सबसे पहले आई थी चिन्मू को जान से मारने के लिए। बाहर आने के बाद चिन्मू से कहती है कि आखिरकार मैं बाहर आ ही चुकी हूँ। यहाँ तक कि वो तो न्यू की बॉडी को और भी ज्यादा ब्रूटली तरीके से चीरने लगती है, जिसके बाद अब यहाँ पर उसका निशाना होता है चिन्मू के ऊपर। उसके करीब जाती है और ये कहने लगती है कि सबसे पहले अब मुझे ही तुम्हें जान से मारना होगा। वो कहती है कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे पूरे गाँव वालों के साथ में खून की होली खेलूंगी। जिसका गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उसने तुरंत ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया था चिन्मू के ऊपर। तो चिन्मू के पास में उसके थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस और थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को इन अटैक से बचा पा रहा था। चिन्मू उससे कहता है कि मुझे बता दो कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरी गाय के रूप में क्यों बदल गई थी। वो बताने लगती है कि मैं हूँ असल में जिंगलोंग सिटी के लॉर्ड की वाइफ, जिसका केवल एक ही मिशन है और वो है तुम्हें जान से मारना। इसके बाद अब उसने दोबारा से चिन्मू के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए थे। चिन्मू को पकड़ने के बाद ये कहने लगती है कि अगर उस समय पर तुम्हारी उस इविल ग्रैंड माँ ने मुझे रोका नहीं होता तो तुम तो मेरे हाथों कभी के मर चुके होते। उसने चालाकी के साथ में मुझे गाय की बॉडी के अंदर डाल दिया था। फिर तुम खुद ही सोचो कि आखिर मैं तुमसे इस बात का बदला क्यों न लूं। नफरत का बदला किसी भी तरीके से मुझे तो तुमसे लेना ही था। अभी चिन्मू खुद को बचाने के लिए उसको बेवकूफ बनाता है अपनी ग्रैंड माँ का नाम लेके, बल्कि एक्चुअली में उसके ऊपर हमला किया होता है एक मैन ईटिंग ट्री ने, जो कि उस डीमन लेडी को खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसने एक ही झटके के साथ में उस डीमन ट्री को भी खत्म कर दिया था। इसके बाद अब अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शन का यूज करती है और पहुंच जाती है चिन्मू के सामने और ये कहने लगती है कि तुम क्या सोचती हो तुम मुझे इस तरीके से बेवकूफ बना पाओगे। उस डीमन लेडी ने जैसे ही चिन्मू के ऊपर अटैक करने की कोशिश की होती है, फिर तभी इस डीमन लेडी को रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं ग्रैंडपा टू। साथ ही साथ वहाँ पर ग्रैंड माँ भी आ चुकी थी, जो कि ये कहने लगती है सिटी लॉर्ड की बीवी, अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें 11 साल पहले ही जान से मार चुकी होती। मुझे तो बस तुम्हारी सच्चाई के बारे में जानना था, जिसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा बच पाई हो। डीमन लेडी जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करती है तो ग्रैंड माँ उसको एक ही झटके के साथ में फिनिश कर देती है। ग्रैंड माँ से कहती है कि तुम अपनी ताकत को एक गलत ही जगह पे आजमाना चाहती थी, जिसका सीधा मतलब होगा तुम्हारे लिए मौत। तुमने सिटी लॉर्ड को समझाने के बजाय इस छोटे से बच्चे को मारने की कोशिश की। फिर तुम खुद ये सोचो कि आखिर मैं तुम्हें जिंदा कैसे ही छोड़ सकती थी। चिन्मू कहने लगता है कि ग्रैंड माँ क्या ये सच में मर चुकी है। ग्रैंडपा टू यहाँ पर चिन्मू को ये बताते हैं कि देखो मेरे पास में ज्यादा बैटल का एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो स्मार्ट होगा वो हमेशा ही लड़ाई में जीतेगा। इसके बाद उन्होंने दोनों ही मरे हुए जीवों को फेंक दिया होता है पानी के अंदर। ये कहने लगते हैं कि देख लो यही है हमारे डाजू की असली सच्चाई। ग्रैंडमा कहते हैं कि ठीक है अब तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो कि यहाँ से चलो, कि आज चिन्मू के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। हम तुम्हारे अंदर कुछ अवेक करने वाले हैं। चिन्मू थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि मैं तो पहले से ही जागा हुआ हूँ, आप लोग आकर किस चीज
चीज को जगाने के बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि उस पानी के अंदर जो डेड बॉडीज डली हुई थी, उसके करीब जैसे ही वो डार्कनेस जाती है वो पूरी तरीके से उनके शरीर को राख कर देती है। कि बॉडी में रह जाती है तो केवल और केवल हड्डियां। इस पानी और इस अंधकार ने न जाने कितने ही हजारों लोगों की जान ले ली। इसके बाद अब हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये कहने लगते हैं कि ये पूरी की पूरी डाजो पूरी तरीके से भरी हुई है मॉन्स्टर से। और हम लोग जो इस डाजो नाम के ग्रेट रूइंस में रहते हैं, इसको असल में छोड़ा गया था खुद गॉड्स के ही द्वारा। ये जगह मान लो किसी नरक से कम नहीं है और उन लोगों को असल में मिल चुका होता है डीमन लेडी का स्केलेटन, जिससे कि वो मास्टर्स ये समझ जाते हैं कि लेडी को होना चाहिए जियांग लॉन्ग सिटी से। इसके हेड पर लगे हुए बैच को देखकर साफ साफ ये बताया भी जा सकता था ये जियांग लॉन्ग सिटी की कोई जानी मानी हस्ती होगी। साथ ही साथ इसकी हड्डियों के अंदर काफी सारे होल्स भी हो गए थे, जो कि इस बात का भी सबूत होते हैं कि ये असल में जानती है डीमन कल्ट वाली मैजिक को। लेकिन ये कहा जाता है कि डीमन कल्ट तो डिसअपियर हो चुका था यांग कांग कंट्री के अंदर। इस लेडी के यहाँ पर होने की वजह से ये कहा जाता है कि जरूर से रूइंस के अंदर भी छुपे हुए होंगे कुछ डीमन कल्ट के लोग। यहाँ पर ये जो मास्टर्स की टुकड़ी होती है वो कहने लगते हैं अब हम लोगों को इस ग्रेट रूइंस में फैल जाना चाहिए डीमंस को स्ले करने के लिए, जो कि तुरंत ही अपने रास्ते पर निकल भी जाते हैं। इसके बाद अब चिन्मो को यहाँ से ले जाया जा रहा था उसकी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को एक्टिव कराने के लिए, जिसके लिए एक्चुअली में उन लोगों को जरूरत पड़ने वाली थी 4 स्पिरिट्स की, जो कि होते हैं ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, सुजाकू और जुआनबो। जिसके बारे में मिस्टर फार्मासिस्ट चीफ को यह बता रहे थे कि हाँ हम लोगों ने मिलकर उन चारों ही बीस्ट के ब्लड का इंतजाम तो कर लिया है। इसके लिए उन्होंने पकड़ा होता है ग्रीन ड्रैगन स्नेक को, दूसरा होता है आयरन बोन टाइगर, तीसरा होता है थंडरबर्ड्स और चौथा होता है बीटल, जिनके ब्लड को निकाल के मिस्टर फार्मासिस्ट सबसे पहले उनको रिफाइन करेंगे। रिफाइनिंग के प्रोसेस को करने के बाद वो दिया जाएगा चिन्मो को। यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर कई सारे बीस्ट को पकड़ के रखा हुआ था। चिन्मो यहाँ से आगे बढ़ते हुए जा रहा था और उसको बहुत ही अजीब अजीब तरीके के बीस्ट भी देखने को मिल रहे थे, जिनके ब्लड को निकालने के लिए उन चारों ही बीस्ट को मार दिया जाता है ताकि उसकी हेल्प से कुछ ऐसी मेडिसिन को बनाया जा सके। इसकी वजह से चिन्मो की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन अवेकन हो जाए। लेकिन सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में बताने के लिए ग्रैंडपा अपने काफी सारे स्क्रोल्स को ओपन कर लेते हैं। इसको देखते हुए चिन्मो ये कह रहा था कि ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हो। तो ग्रैंडमा चिन्मो को बताती है कि वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं अवेकन करने के लिए, जहाँ पर अब उन चारों ही फर्नेस को ऊपर उठा लिया जाता है रिफाइन करने के लिए। जिसके बाद अब ग्रैंडपा चिन्मो को बताने लगते हैं अवेकन के फर्स्ट स्टेप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 7 ग्रेट ट्रीजर्स, जिसकी शुरुआत होती है ह्यूमन हेड से। जिसके बाद आते हैं वो याओ लिu ही। 7 स्टार को भी इसी में कंबाइन किया जाता है। इसके साथ साथ लाइफ और डेथ के साथ में होते हैं शन क्या, और ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन जो भी इंसान प्रैक्टिस करता है कल्टीवेशन को, तो उसे ये सारी की सारी चीजें ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ना होता है। इंसानी शरीर के अंदर ये जो कल्टीवेशन नाम का ट्रीजर पाया जाता है, इस बात पर चिन्मो कहने लगता है कि ग्रैंडपा यानी कि आप मेरी बॉडी में उसी को ही अवेकन करना चाहते हो ताकि मैं भी डिवाइन ट्रीजर्स को कल्टीवेट कर सकूं। ग्रैंडपा बताते हैं कि हाँ ये बात सही है, लेकिन ये सब कुछ करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि कल्टीवेशन को नहीं कर सकते। जो भी लोग ये कर पाते हैं मान के चलो उनके ऊपर होती है ऊपर वाले की कृपा दृष्टि, कि जिस इंसान के भी अंदर कल्टीवेशन करने की एबिलिटी होती है वो ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजों को ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। जैसे कि हम सभी के सभी ग्रैंड पास जितने भी यहाँ पर हैं वो ऑलरेडी इसको ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। हम सभी की बॉडी के अंदर जो पावर्स हैं, जो टैलेंट है, वो ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ही ज्यादा आगे है। ऐसा मान के चल सकते हो कि हम सभी के सभी पैदा ही हुए थे कल्टीवेशन करने के लिए। जैसे कि फिर तुरंत ही चिन्मो पूछने लगता है कि आखिर मेरे बारे में क्या है, क्या मैं कल्टीवेशन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। जिससे कि ग्रैंडपा माँ ये बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें 4 स्पिरिट्स के ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि उनके अंदर होती है ड्रैगन की पावर, और इसी ड्रैगन के ब्लड को वो यूज करेंगे चिन्मो की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने के लिए। ग्रैंडपा बूचर अपनी सुजाकू की स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाने लगे थे, जिस मोमेंट पर ब्रायन ग्रैंडपा निकाल लेते हैं अपनी जुआनबो की स्पिरिचुअल बॉडी को, जो चीजें देखकर चिन्मो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। सभी के सभी लोगों के पास में मौजूद हैं इन लोगों के मार्शल सोल। सभी ग्रैंडपा टूसी चिन्मो को ये बताते हैं कि ये जो तुम्हारी ग्रैंडमा है उनके पास में मौजूद है व्हाइट टाइगर की स्पिरिचुअल बॉडी। जिसके तुरंत बाद अब यहाँ पर पेश किए जाते हैं 4 बाउल्स को, जिन चारों के ही अंदर डाला जाएगा 4 तरीके की स्पिरिचुअल ब्लड्स को। तभी ग्रैंडपा माँ यहाँ पर एक बाउल को उठाते हैं और वो देने लग जाते हैं चिन्मो को, और उससे कहते हैं कि जल्दी से इस स्पिरिचुअल ब्लड को तुम्हें पीना होगा। इसको पीते ही चिन्मो को एक बहुत ही जोरों का झटका भी लगा था, क्योंकि असल में वो ब्लड होता है एक थंडर ड्रैगन का। सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद इसकी वजह से उसका कल्टीवेशन अवेकन हो जाएगा, लेकिन ये झटके लगने की वजह से उसको कुछ भी नहीं होता। तभी फिर ग्रैंडमा चिन्मो को देने लगते हैं व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को, जो कि चिन्मो को इतना ज्यादा बेकार लगता है कि उसका फेस भी एकदम हरा पड़
मर चुका था। तो फिर ग्रैंडपा बूचर उठा लेते हैं अपने सुजाकू के स्पिरिचुअल ब्लड को, जो कि चिन्मू को जबरदस्ती पिलाया जाता है क्योंकि वो एकदम हॉट होता है। उसको पीने की वजह से तो चिन्मू के मुंह से आग निकलने लगी थी, लेकिन जब उसका कल्टीवेशन अवेकन नहीं होता तो उसकी वजह से ग्रैंडपा बूचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहे थे। ब्लाइंड ग्रैंडपा उठा लेते हैं अपने जुबान बुक स्पिरिट बॉडी को। सभी लोगों की आखिरी उम्मीद होती है कि शायद इसकी वजह से उसका कल्टीवेशन अवेकन हो जाएगा, लेकिन इन चार बीस्ट के ब्लड को पीने की वजह से भी उसको कुछ भी नहीं होता। ग्रैंडपा बूचर कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का एक नॉर्मल सा ही इंसान हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी भी कल्टीवेशन कर ही ना पाए। ग्रैंडमा कहने लगती हैं कि हम सभी के सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और अगर हम लोग मर जाएंगे तो ये बच्चा डाजू में अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ग्रैंडपा माँ कहने लगते हैं कि हमें इस बच्चे को भेज देना चाहिए बिग सिटी में। जो बात सुनते ही ग्रैंडपा बूचर भड़क जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि अगर ऐसा करने की वजह से हमारे दुश्मनों को हमारे बारे में पता चल गया, हम सभी के सभी लोगों को एक ही झटके के साथ में खत्म कर दिया जाएगा, जिसके साथ में ये बच्चा भी मारा जाएगा और हम सभी भी खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से अब यहाँ पर ग्रैंडपा बूचर और ग्रैंडपा माँ में फाइट होना शुरू हो गई थी। चिन्मू लोगों को रोकते हुए कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, मैं किसी भी तरीके से आप लोगों में से किसी की भी जान नहीं जाने दूंगा। दोनों की ही फाइट को रोकने के लिए बाकी के ग्रैंड पास को भी आना पड़ता है। वे चीफ कहने लगते हैं कि ठीक है, मेरे पास में एक तरीका है और तरीका कुछ ऐसा है कि हम सभी के सभी लोग ये जानते हैं कि चिन्मू अभी एक बच्चा ही है और हम लोग ये भी चाहते हैं कि इसकी बॉडी बन जाए एक कल्टीवेटर के जैसे। इन चारों ही बीस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी को मिलाने के लिए हम लोगों को अब यहाँ पर यूज करना होगा ओवरलॉर्ड बॉडी को, जिसके बारे में ज्यादा लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन चीफ बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। चीफ ये बताने लगते हैं कि अगर किसी भी इंसान के लिए कल्टीवेशन करना मुश्किल हो या उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर ही ना हो, तो फिर हमें 4 स्पिरिट्स के ट्रू ब्लड को लेना पड़ेगा, जिनको गैदर करने से एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा कि शायद वो उसकी बॉडी में कल्टीवेशन को अवेकन कर सके। लेकिन ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करना पड़ेगा, तब जाकर थोड़े बहुत चांसेस होंगे। इस बच्चे को रिफाइन किया हुआ इतना ज्यादा ब्लड पीना होगा इसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर अपने आप ही अवेकन हो जाए। इस बात के लिए ग्रैंड माँ भी तुरंत ही राजी हो जाती हैं और वो ये कहने लगती हैं ठीक है, हम लोग इस काम की शुरुआत कल से ही कर देंगे। ग्रैंडपा बूचर भी खुश होते हुए कहने लगते हैं कि अब आएगा इस ट्रेनिंग में असली मजा, क्योंकि ये सभी के सभी ग्रैंडपा मिलके कराने वाले हैं चिन्मू की ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग कहने में जितना आसान लग रहा था उतनी होने नहीं थी। वो कहने लगती हैं कि हम में से हर कोई चिन्मू की ट्रेनिंग पर ध्यान देगा और साथ ही साथ उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा ताकि इसकी तबीयत खराब ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसको मेडिसिन को पिलाते पिलाते वो एक मोटा सा बच्चा बन जाए। जिसके बाद हम लोग मिस्टर फार्मासिस्ट को देख पाते हैं चीफ के पास में, जो कि उनसे ये कहने लगते हैं कि हम सभी के सभी बूढ़े हो चुके हैं और बहुत ही जल्द मारे भी जाएंगे और हम लोगों की मौत के बाद बचेगा यहाँ पर केवल चिन्मू, जिसको हमेशा के लिए यहाँ पर छुपा कर तो रखा नहीं जा सकता। वो कभी न कभी तो दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा और हमारे दुश्मनों की नजर में भी आ जाएगा। तो चीफ कहने लगते हैं कि हाँ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन हमें उस बच्चे पर भरोसा रखना होगा क्योंकि मुझे पता है कि आगे चलकर वो एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बनेगा। मिस्टर फार्मासिस्ट कहते हैं कि इस तरीके से हम लोग तो उसकी जान ही ले लेंगे, क्योंकि अब मानो या ना मानो वो केवल एक ऑर्डिनरी सा पर्सन ही है, उसके अंदर कभी भी कल्टीवेशन अवेक नहीं होने वाली। तो चीफ कहने लगते हैं कि चलो मैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन को दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर जरूर से बनाऊंगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है, भले ही उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिट्स अवेक हो या फिर ना हो। अभी के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले फ्यूचर में बच्चा अपने मॉर्टल बॉडी को एक मॉर्टल बॉडी में जरूर से बदलेगा और बनेगा इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर। मिस्टर फार्मासिस्ट कहते हैं कि चीफ, क्या सच में ऐसा हो भी पाएगा? तो चीफ कहने लगते हैं कि अगर हमें किसी भी बात पर यकीन है और हम उस पर मेहनत करते रहें, तो डेफिनेटली एक मॉर्टल बॉडी को भी बदला जा सकता है इमॉर्टल बॉडी में। इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होती है चिन्मू की। चिन्मू कहने लगता है कि मेरी ट्रेनिंग को कराने के लिए सभी के सभी ग्रैंड पास काफी ज्यादा एक्साइटेड है और जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है फार्मासिस्ट ग्रैंडपा, क्योंकि सबसे पहला काम उन्हीं का होता है चिन्मू के लिए रिफाइन की हुई एक मेडिसिन को बनाना, ताकि आगे जो वो ट्रेनिंग करने वाला है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन चिन्मू के सारे के सारे मेडिसिन की बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। चिन्मू की तो सोच के ही रूह कांप जाती है, क्योंकि आज पूरे दिन भर उसके ऊपर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, उसे अलग अलग तरीके की मेडिसिन को भी पिलाया जाएगा। फार्मासिस्ट ग्रैंडपा सबसे पहले उसके लिए एक मेडिसिन को बनाते हैं और दे देते हैं चिन्मू को पीने के लिए, जिसको वो जैसे ही पी लेता है तो उसको एक के बाद एक कप दिए जाते हैं। चिन्मू कह रहा था कि क्या सच में उसको 4 स्पिरिट्स का इतना ज्यादा ब्लड पीना होगा। भागने की तो कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर फार्मासिस्ट उसके ऐसा करने नहीं देंगे। वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। उन्होंने काफी बड़ा पॉट दे दिया होता है चिन्मू को पीने के लिए और साथ ही वो अपने पास में एक सूजे को भी रखे हुए थे, जो कि थोड़ी ही देर में काम में भी आने वाला था, क्योंकि चिन्मू ने जैसे उस मेडिसिन को कंप्लीट किया था उसकी बॉडी अचानक से ही फूलने लगती है, मानो जैसे उसकी बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा ही गैसेस बनने लगी हो।
हो। मिस्टर फार्मासिस्ट उन नीडल्स का यूज करने लगते हैं जो कि जैसे ही चिन्मू की बॉडी में जाते हैं तो गैसेस के रिलीज होने की वजह से वो यहाँ से वहाँ पर उड़े जा रहा था। लेकिन फार्मासिस्ट ग्रैंडपा उसको ज्यादा चोट लगने नहीं देते। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंडपा बूचर जो कि कहने लगते हैं कि ठीक है, अब वक्त आ चुका है मेरी ट्रेनिंग को करवाने का। तुम्हें जो भी करना था तुम कर चुके हो, अब उसको मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद अब वो तुरंत ही चिन्मू का हाथ पकड़ते हैं और उसको खींच के यहाँ से ले जाने लगते हैं क्योंकि अब ग्रैंडपा बूचर की बारी आ चुकी थी इसकी ट्रेनिंग को करवाने की। वो उसको अपने साथ में ले जाते हैं जहाँ पर उनके पास में रखे हुए होते हैं काफी सारे स्पेशल बीस्ट और चिन्मू हमें बता रहा होता है ग्रैंडपा बूचर के बारे में। वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा बूचर के जैसा स्वॉर्ड मैन आज तक नहीं देखा गया जो कि स्वॉर्ड्स और नाइफ को चलाने में महारत हासिल कर चुके हैं और जो भी वो करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो सारे के काम इतने ज्यादा क्लियरली तरीके से करते हैं कि कोई भी उनके काम में नुक्स नहीं निकाल सकता। और आज तक उन्होंने चिन्मू के साथ में जो कुछ भी किया है उसकी वजह से उन्होंने कभी उसको हर्ट नहीं होने दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रैंडपा बूचर अपने दिमाग का आपा खो बैठते हैं जहाँ पर अब चिन्मू एकदम ही रेडी हो चुका था अटैक करने के लिए। जिसके बाद अब ग्रैंडपा बूचर ने चिन्मू के साथ में ट्रेनिंग को कराना भी स्टार्ट कर दिया था। हमें देख पाते हैं कि ग्रैंडपा बूचर के पास में उनके पैर ना होने के बाद भी वो नाइफ को चलाने में इतने ज्यादा परफेक्ट होते हैं उनके सामने चिन्मू जैसे 10 बंदे भी आ जाएंगे वो तब भी उसको हरा नहीं पाएंगे। ग्रैंडपा बूचर कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी ट्रेनिंग करा रहे हैं ओवरलॉर्ड बनने के लिए। इसके हिसाब से तुम्हारी नाइफ को मुझसे भी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, लेकिन जितनी तुम्हारी स्पीड है उतने में तो कोई भी तुम्हें मसल के चला जाएगा। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके अपने आप को फास्ट बनाने की कोशिश करो। जिन्होंने चिन्मू को अपने कुछ स्लैशिंग अटैक्स दिखाए होते हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े को चिप्स के जैसे काट के रख दिया था। जिसके बाद अब वो यहाँ पर चिन्मू के ऊपर अपने स्लैशिंग अटैक्स को तो कर रहे थे लेकिन वो किसी भी हाल में उसको हर्ट नहीं करना चाहते। साथ ही साथ चिन्मू भी अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज कर रहा था खुद को बचाने के लिए। ग्रैंडपा बूचर यहाँ पर जैसे ही अपने डबल नाइफ का यूज करते हैं उसको मारने के लिए, चिन्मू अपनी नाइफ की मदद से उसको रोक लेता है कि बॉडी में जो आग लग रही थी वो उसको भी बुझाता है। ग्रैंडपा बूचर कहते हैं कि अब तो तुम मेरी नाइफ की स्पीड को देख ही चुके होगे और मेरी नाइफ के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वही ये दिखाती है कि चलाने वाले के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है। हमें अपनी नाइफ के अंदर इतनी एनर्जी को भरना होता है कि वो जिससे भी हिट करे उसको जला के राख कर दे। सारी की सारी चीजें चिन्मू के ऊपर से जा रही थी क्योंकि उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना आता। बूचर अटैक करते हुए बता रहे होते हैं कि जल्दी से अपनी नाइफ में एनर्जी डालो, अपने गुस्से को आग में बदल जाने दो, अपनी स्पिरिट को जलाना शुरू कर दो। जो कि एक के बाद एक इतने सारे फायर अटैक्स को करते जा रहे थे कि उससे ये साबित हो जाता है कि इनके जैसे स्वॉर्डमैन यहाँ पर कोई भी नहीं होगा क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप के साथ साथ जो मैजिकल पावर्स का वो यूज कर रहे थे वही चीज होती है जो कि एक कल्टिवेटर को स्पेशल बनाती है। वो ये कहने लगते हैं कि आने वाले समय में मैं इस आसमान को चीर के रख दूंगा। उन्होंने वाकई में अपनी नाइफ्स की मदद से यहाँ पर जो स्लैशिंग अटैक्स किए होते हैं उसने बादलों को तक चीर के रख दिया था, उसमें गैप बना दिया था। और ग्रैंडपा बूचर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। और ये नजारा वाकई में एकदम ग्रैंड लेवल का नजर आता है। चिन्मू कहने लगता है कि सच में एक स्वॉर्डमैन की मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा स्कैरी होती है। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं ग्रैंडपा माँ जो कि कहने लगते हैं कि बूचर दोबारा से क्रेजी हो चुका है, उसकी बातों पर अब ध्यान मत दो, इसीलिए जल्दी से मेरे साथ में आ जाओ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए। क्योंकि चिन्मू का वक्त आ चुका था ग्रैंडपा माँ के साथ में बॉक्सिंग को करने का और उनका एक हाथ नहीं होता। चिन्मू बता रहा था कि पहले के समय में ग्रैंडपा माँ ओल्ड फैशन वाले ग्लूमी कॉफिन मेकर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन चिन्मू ने ग्रैंडपा माँ को जितना जाना है उसने हमेशा यही पाया है एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उन्होंने बचपन से ही उसकी केयर भी की है। लेकिन ट्रेनिंग को करते वक्त में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अच्छे तरीके से ही पेश आएंगे क्योंकि ट्रेनिंग के स्टार्ट होते ही उन्होंने जैसे ही अपनी पंचिंग को दिखाया होता है चिन्मू के ऊपर, वो ये कहने लगता है कि हाँ कभी कभी अच्छे लोग दया भी नहीं दिखाते क्योंकि उन्होंने चिन्मू को पंच मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दी थी। वो ये कहने लगते हैं कि बूचर ने तुम्हें जो नाइफ की स्किल्स को सिखाया है उनमें यूज होता है मैजिकल पावर्स का, तभी जाके वो फ्लेम्स कट कर पाती है बादलों को भी। लेकिन ये जो मेरी बॉक्सिंग की स्किल्स है उसमें भी मैजिकल पावर्स का यूज होता है और मैं यूज करता हूँ साउंड ऑफ थंडर को। इसके बाद उन्होंने जैसे ही दोबारा से अपनी पंचिंग को स्टार्ट किया होता है तो चिन्मू तो छत को फाड़ते हुए ऊपर चला गया था। और वो ये बता रहा था कि उसके बचपन में ही सभी के सभी ग्रैंडपास मिलके उसे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप और बेसिक बॉक्सिंग स्किल्स को सिखाया करते थे। लेकिन अब क्योंकि ये लोग मेरे अंदर जगाना चाहते हैं कल्टीवेशन को, इसीलिए अब ये लोग अपनी स्वॉर्डमैनशिप और बॉक्सिंग स्किल्स को ले जा चुके हैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पर, जिसमें उन लोगों को मेरे लिए यूज करनी पड़ रही है अपनी मैजिकल पावर्स को। ये बातें खुद भी चिन्मू को समझ में नहीं आ रही थी कि सच में एक कल्टीवेटर करने के लिए इतनी ज्यादा मार खानी पड़ती है। ग्रैंडपा माँ चिन्मू को ये बताते हैं कि जब मैं केवल एक हाथ से ही ट्रेनिंग को कर सकता हूँ तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। अपने शरीर के सारी ताकत
ताकत को डाल लो अपने केवल एक ही हाथ के अंदर। इस ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लो कि केवल एक हाथ ही काम करने लगे 1000 हाथों के जैसे। जिस टेक्निक को कहा जाता है 8 लियन मूवमेंट, जिसकी वजह से तब जाकर क्रिएट होते हैं 1000 हैंड्स और हम बन जाते हैं एक जैन मास्टर। जो नजारा देखकर चिन्मू काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अभी ग्रैंडपा माँ कहते हैं कि ठीक है, जल्दी से मुझ पर हमला करने के लिए आओ। जिसके हमला करने से पहले ही चिन्मू को एक बहुत ही जोरों का हिट हो चुका था। ग्रैंडपा माँ बताते हैं कि अच्छी तरीके से ध्यान लगाओगे तभी जाके तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारे अंदर भी ताकत आ जाएगी थंडर को कंट्रोल करने की। तुम्हारे भी केवल एक हाथ के अंदर आ सकती है हजारों हाथों की ताकत। अगर तुम भी चाहो तो अपनी पावर्स की हेल्प से किसी की भी सोल और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कोशिश यही करनी है कि अपने दुश्मन को इस तरीके से तोड़ के रख दो कि वो कभी दोबारा उठ भी ना सके। लेकिन ये ट्रेनिंग कराते हुए वो चिन्मू की बहुत ही बुरी हालत कर चुके थे, क्योंकि उसको खुद भी नहीं लग रहा था कि अब वो दोबारा से ये ट्रेनिंग कर भी पाएगा। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंडपा 2G और वो ये कहने लगते हैं कि आ जाओ जरा मेरे साथ में रेस को लगा लो। और एक्चुअली में ग्रैंडपा 2G के पास में उनकी एक लेग नहीं होती। वो चिन्मू को ये समझा रहे होते हैं कि हमें जिंदगी में कभी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होती है। इसके तुरंत ही बाद ग्रैंडपा 2G चिन्मू को उठाते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं। जिनके पास में केवल एक लेग होने के बाद भी वो सुपर फास्ट तरीके से भाग सकते थे। चिन्मू बताने लगता है कि ये ग्रैंडपा ऐसे हैं कि इनके चेहरे से कभी भी स्माइल जाती ही नहीं है। साथ ही साथ ग्रैंडपा 2G होते हैं चिन्मू के ही बेस्ट फ्रेंड। चिन्मू बताने लगता है कि पहले मैं ये सोचता था कि शायद ये मुस्कुराते इस वजह से है क्योंकि ये अंदर से खुश होंगे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उनकी तो फितरत ही है मुस्कुराना, क्योंकि वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए किसी को भी मार सकते हैं। हवा में उड़ते हुए चिन्मू ग्रैंडपा 2G से ये पूछ रहा था कि मुझे बताइए क्या आपके भी पास में बाकी के लोगों के जैसे ही सुपर पावर्स हैं? तो ग्रैंडपा 2G उसको बताती हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास में भी सुपर पावर है और वो है मेरी ही लेग्स, क्योंकि वो अपनी केवल एक लेग की मदद से भी सुपर फास्ट तरीके से भाग सकते हैं। जमीन पे उनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है, अगर वो चाहे तो वो अपने आप को एक ही जंप के साथ में हवा में भी उड़ा सकते हैं। अब वो चिन्मू को नीचे लाते हुए उससे ये कहने लगे थे, अगर तुम भी मेरे जैसे ही फास्ट हो जाओगे तो बाकी की दुनिया तुम्हें अपने आप ही स्लो लगने लगेगी। तुम स्पीड और पावरफुल लेग्स के साथ में दीवार पर चढ़ सकते हो, जहाँ पर चाहो वहाँ पर जा सकते हो। तुम चाहो तो पानी पे भी चल सकते हो, तुम चाहो तो हवा में भी उड़ सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें चाहिए पावरफुल लेग्स और सुपर फास्ट स्पीड। तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि तुम्हें खुद ही अपने कदमों की आवाज तक सुनाई ना दे। लेकिन चिन्मू तो उनके पीछे भागते भागते काफी ज्यादा थक चुका था और वो ये कहने लगता है कि जब ग्रैंडपा 2G की केवल एक लेग इतनी ज्यादा फास्ट है तो अगर उनके पास में दोनों लेग्स होती तो वो कितने ज्यादा फास्ट होते। इसकी वजह से अब उसके मन में ये सवाल आया होता है कि आखिर वो कौन होगा जिन्होंने इनकी टांग काटी होगी। और साथ ही जो ग्रैंडपा माँ है उनके पंचेस भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर आखिर ऐसा कौन होगा जिसकी वजह से उनका एक दूसरा हाथ कट चुका था। ग्रैंडपा बूचर की नाइफ स्किल्स और उनका गुस्सा इतना ज्यादा खतरनाक है, शायद ही उनके सामने कोई टिक पाएगा। लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है जिसने उनको बीच से ही काट दिया। चिन्मू को अभी तक ये पता ही नहीं होता कि आखिर उसके ग्रैंडपास के दुश्मन है कौन। इसी वजह से ये सभी के सभी ग्रैंडपा बनाना चाहते हैं उसको ओवरलॉर्ड। इसीलिए चिन्मू ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग तो बन के ही रहेगा। कहने लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अपने ग्रैंडपास के जैसे पावरफुल तो ना बन पाऊं, लेकिन फिर भी उसको चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उसको 100 गुना ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वो फिर भी अपने सभी के सभी ग्रैंडपास को उनके दुश्मनों से बचा के ही रहेगा। जैसे ही चिन्मू यहाँ से जाने वाला होता है तो फिर तभी इसके पास में चीफ आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी बॉडी एनर्जी खत्म होने वाली है, इसी वजह से तुम्हें सबसे पहले अपनी ब्रीथिंग स्किल को ठीक करना सीखना होगा। चीजों के बारे में जानने के लिए अब चिन्मू पहुंच चुका होता है चीफ के सामने और वो हमें ये बताने लगता है ये हमारे इस गांव में रहने वाले सभी डिसेबल लोगों के बॉस, जिनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस सभी के सभी ग्रैंडपास में सबसे ज्यादा है। भले ही वो कैसी भी बात क्यों ना कर लें, चाहे छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो, वो जो भी कहेंगे वो एकदम सही ही होगी। चीफ चिन्मू को ये बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जो डाओयन स्किल सिखाई है उसे तुम अपने बचपन से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हो, और स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कि अपनी बॉडी में कल्टीवेशन करना चाहते हैं। और इसको एक्चुअली में कहा जाता है 3 पिल्स ऑफ ओवरलॉर्ड बॉडी। जो नाम सुनते ही चिन्मू कहने लगता है कि ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर तुम अपनी इस 3 पिल्स ऑफ ओवरलॉर्ड बॉडी स्किल का यूज करते हुए बन सकते हो एक बहुत ही ज्यादा इटर्नल स्ट्रॉन्ग मैन। तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद अब चिन्मू हमें ये बताने लगा था कि यहाँ पर इस विलेज के अंदर और भी कुछ ऐसे ग्रैंडपास हैं जो कि इसको ट्रेनिंग को कराने पर ध्यान देते हैं। इनमें से एक होते हैं म्यूट ग्रैंडपा, यानी कि वो बोल नहीं सकते थे, जो कि चिन्मू की बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे। और साथ ही साथ चिन्मू के जो पेंटर ग्रैंडपा होते हैं उनकी स्किल्स भी बहुत ही
ही कमाल के थे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इनके पास में सुनने की एबिलिटी नहीं थी। जिसके बाद चिन्मू की बारी आ जाती है ब्लाइंड ग्रैंडपा के साथ में ट्रेनिंग को करने की, जो कि ऑब्वियसली अपने नाम के जैसे देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके सेंसेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये तो कहा भी नहीं जा सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता। चिन्मू बता रहा था कि सभी के सभी ग्रैंडपा मिलके उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत को कर रहे हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो लोग चिन्मू की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को अवेक कर सके। इसीलिए चिन्मू भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और वो ये कह रहा था कि किसी भी हाल में मैं हार नहीं मानूंगा। और अब अगले दिन वो दोबारा से पहुंच जाता है फार्मासिस्ट ग्रैंडपा के पास में मेडिसिन को पीने के लिए, जहाँ पर हर बार ही नए नए मेडिसिन को पीने की वजह से उसकी हालत तो खराब होती ही है, साथ ही उसकी हर रोज ही ट्रेनिंग को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से करवाया जा रहा था। लेकिन अभी तो वो एक आर्मर को संभालने के भी काबिल नहीं था। पेंटर ग्रैंडपा जो कि उसको अच्छी स्किल्स सिखाना चाहते हैं, वो तो उनके साथ में मस्ती करता है। साथ ही जंगल के अंदर जहाँ पर रहते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेडली बीस्ट, उनके बीच में रहते हुए चिन्मू अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ब्लाइंड ग्रैंडपा के साथ में अपनी ट्रेनिंग को करने वाला है। लेकिन उनके सेंसेस के सामने चिन्मू कभी भी टिक नहीं पाएगा। चिन्मू को ट्रेनिंग करते हुए काफी दिन हो चुके थे और वो हर रोज ही सभी ग्रैंडपास के साथ में नई नई तरीके की ट्रेनिंग्स को भी करता है। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं चीफ के साथ में मिस्टर फार्मासिस्ट को, जो कि चीफ से ये कह रहे होते हैं कि आपने उस बच्चे को पुराने जमाने की कॉमन गाइडिंग स्किल को तो सिखा दिया, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि ये स्किल उसकी कल्टीवेशन को अवेक करने में काम में आ सकती है? चीफ ये बताते हैं कि हाँ, अभी तक उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं देखे गए, इसी वजह से मैंने उसको सबसे ज्यादा सिंपल टेक्निक सिखाई है ताकि वो खुद से ही उसको सीख सके। एक हिसाब से अगर कहा जाए कि किसी बच्चे के अंदर अगर कल्टीवेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती, इस बात पर मिस्टर फार्मासिस्ट कहने लगते हैं कि फिर तो वो कुछ भी अचीव नहीं करने वाला। चीफ भी कहते हैं कि हाँ, इस बारे में मैंने भी बहुत ही ज्यादा सोचा, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो इस टेक्निक को अपने बचपन से ही प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है, और साथ ही हर रोज ही उसको मेडिसिन देने की वजह से कुछ न कुछ चेंजेस तो होंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वक्त आ चुका है उसकी बॉडी में चेंजेस आने का, जो कि हाल ही में दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन जब वो दिखाई देंगे तो हम में से किसी भी ग्रैंडपा की ताकत से उसके अंदर आ जाएगी 5 गुना ज्यादा ताकत। जो बात सुन के मिस्टर फार्मासिस्ट तो एकदम ही शॉक हो गए थे, और वो ये कहने लगते हैं कि अगर ये बात सच है तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो अपने कल्टीवेशन को अवेक कर ले, कि ऐसी एबिलिटी तो मेरे पास में भी नहीं है कि मैं अपने कल्टीवेशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकूं। चीफ से पूछने लगते हैं कि आपको क्या लगता है ये बच्चा फ्यूचर में कल्टीवेशन के किस लेवल तक जा सकता है? तो चीफ कहने लगते हैं कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता कि वो किस लेवल तक जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो हम सभी में सबसे ज्यादा बेस्ट बन के दिखा सकता है। इसके आगे की अमेजिंग स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।